अब हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आबंध की विशेषताएं। उसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? उसमें पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ, आबंध की लंबाई, बॉन्ड एंगल, आबंध कोण, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि आबंध का क्रम, बॉन्ड इंथैल्पी यानी आबंध का एनर्जी या इंथैल्पी क्या होता है। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत हम ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड यहाँ पर जो आबंध है, जो बॉन्ड है उसका लंबाई। तो इन अ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल यानी हम कह सकते हैं सहसंयोजक आबंध वाले अणु में, सहसंयोजक आबंध वाले अणु में, सहसंयोजक आबंध वाले अणु का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है, उसको कहते हैं कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, बिटवीन द न्यूक्लियाई यानी नाभिकों के बीच, नाभिकों के बीच की दूरी किसका था? ऑफ द टू एटम्स, दो परमाणुओं के। तो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो है ना, सहसंयोजक आबंध वाले अणु में इज नोन एज, जानी जाती है बॉन्ड लेंथ। जैसे H2 की बात करते हैं, ठीक है, तो H कहते हैं, तो इसका नाभिक और इसका नाभिक, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। देखिए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, आबंध की लंबाई जो है ना वो क्या होती है? बढ़ती है विद इंक्रीज, बढ़ोतरी के साथ। किसमें बढ़ोतरी के साथ है? विद इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी के साथ। किसकी बढ़ोतरी के साथ? इन द साइज, आकार में। किसका? आकार में बढ़ोतरी के साथ। किसका? ऑफ बॉन्डेड एटम्स, आबंधित परमाणुओं के, जो बॉन्ड बनाने में शामिल हुआ है। तो आबंधित परमाणुओं के आकार में वृद्धि या बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है कौन? बॉन्ड लेंथ। दैट इज, अर्थात स्मॉलर एटम फॉर्म्स शॉर्टर बॉन्ड। इसका मतलब क्या? छोटा परमाणु छोटा बॉन्ड बनाता है, छोटा परमाणु फॉर्म शॉर्टर बॉन्ड, छोटा बॉन्ड बनाता है, छोटा आबंध बनाता है, ठीक है। लार्जर एटम फॉर्म्स लार्जर बॉन्ड, और बड़ा परमाणु क्या है? लंबा बॉन्ड बनाता है, लंबा आबंध बनाता है, ठीक है। देखिए, तो छोटा परमाणु छोटा आबंध और बड़ा परमाणु बड़ा आबंध बनाते हैं। हम एग्जाम्पल में देखें तो HF हमारे पास है, HCl है, HBr है, H है, HI है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? H तो सबके पास है, तो अंतर किस पर होगा? तो अंतर यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर। तो अगर हम देखते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स जो आप पढ़े थे 3rd चैप्टर में, तो उसमें देखिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? 17th ग्रुप एलिमेंट्स है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। इसका मतलब क्या? सबसे बड़ा साइज किसका? आयोडीन का। देखिए, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है आयोडीन का। देखिए, सबसे बड़ा बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। उससे छोटा साइज है ब्रोमीन का, तो देखिए इस बॉन्ड से छोटा बॉन्ड है HBr का। उससे छोटा है क्लोरीन, देखिए कि HCl बॉन्ड इससे भी छोटा है, और सबसे छोटा है फ्लोरीन, तो इसलिए HF बॉन्ड देखिए यहाँ पर सबसे छोटा बॉन्ड है। तो इसलिए बॉन्ड की लंबाई को देखें तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया। अब देखिए, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। समझिए, यहाँ पर क्या था कि छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाता है, बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड बनाता है। अब क्या है कि अगर बॉन्ड का ऑर्डर ज़्यादा है तो वहाँ पर बॉन्ड छोटा होगा, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज यानी कि घटता है। आबंध की जो बॉन्ड लेंथ जो है ना घटता है। कब? विद एन इंक्रीज, बढ़ने पर। किसके बढ़ने पर? इन द नंबर ऑफ बॉन्ड, आबंधों की संख्या बढ़ने पर, आबंधों की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। किसके बीच आबंधों की संख्या बढ़ने पर? बॉन्डेड एटम से, आबंधित परमाणुओं के बीच। देखिए, आबंधित परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ घटता है, यानी कि बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले तो CH बॉन्ड, जिसका 107 पिकोमीटर है। इसका कार्बन के बीच में देखिए तो सिंगल बॉन्ड है तो 154 पिकोमीटर, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो 133 पिकोमीटर, 133 पिकोमीटर। कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो देखिए 120 पिकोमीटर। अब यहाँ से देखिए तो कार्बन के बीच बॉन्ड की संख्या 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या बताया गया है नियम में कि बॉन्ड की संख्या ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो देखिए, बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है, 3 है, तो बॉन्ड लेंथ देखिए सबसे कम है यहाँ पर, इस तीनों में, कार्बन के बीच वाला में।
तो कार्बन कार्बन के बीच देखिए बॉन्ड का संख्या 1 2 3, तो जिसमें बॉन्ड की संख्या सबसे ज़्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम, ठीक है ना, और जिसमें बॉन्ड की संख्या सबसे कम वहाँ पर बॉन्ड लेंथ देखिए सबसे ज़्यादा। तो यही वाला चीज़ यहाँ पर कहा गया। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड का ऑर्डर चाहे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। अब देखिए बॉन्ड लेंथ इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। बॉन्ड लेंथ को कैसे निर्धारित किया जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। यानी बॉन्ड लेंथ को कैसे माप सकते हैं, कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड चाहे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से। अब है अगला टॉपिक इसमें बॉन्ड एंगल। क्या है, बॉन्ड एंगल। तो देखिए क्या है यहाँ, द इन अ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, फिर से वही बात, सहसंयोजक आबंध वाले अणु में द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, जैसे हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 की बात करेंगे तो क्या हो गया, इधर एक बॉन्ड हुआ एक इधर हुआ ना, तो बॉन्डेड एटम्स के बीच का जैसे यह 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ कि दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। इन जनरल सामान्यतः, अगला पॉइंट देखते हैं, इन जनरल सामान्यतः एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि, ठीक है ना। देखिए सामान्यतः केंद्रीय परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, यानी आबंध कोण घटता है, आबंध कोण डिक्रीज करता है यानी घटता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यही सेंट्रल एटम। NH3 की बात करते तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो गया, N। तो क्या कहा गया कि ये जो सेंट्रल एटम है इसका अगर साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है जो बॉन्ड एंगल को प्रभावित करते हैं। तो पहला लोन पेयर रिपल्सन, इसके बाद से दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। सेंट्रल एटम जो है ये उसका हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद से लोन पेयर उस पर है कि नहीं है यह भी, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके चलते लोन पेयर रिपल्सन की हम बात करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ना तीसरा तभी तो साइज की बात कर ही लिए थे, ठीक है ना, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये सब जो है फैक्टर्स है, कारक है किस चीज़ का, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले। अब बॉन्ड एंगल इज डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन, यह भी एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा जो है ना डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अब देखिए अगला जो है ना एक कैरेक्टरिस्टिक और बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए इसमें यह होता क्या, बॉन्ड ऑर्डर आबंध का क्रम यानी आबंधों की संख्या। आबंध क्रम का मतलब क्या, आबंधों की संख्या। देखिए द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंधों की संख्या। सहसंयोजक, जब सहसंयोजक कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, तब समझना है वह बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, परस्पर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी से बना हुआ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो देखिए सहसंयोजक आबंधों की संख्या, सहसंयोजक आबंधों की संख्या प्रेजेंट उपस्थित इन अ मॉलिक्यूल अणु में, यानी कि एक अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पर O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3। कैसे, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, अगर O2 की बात करते तो ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो यही जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ कम बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। अब देखिए ना हमारे पास है बॉन्ड का टाइप, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। देखिए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पीछे भी पढ़े हैं 154 पिकोमीटर का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पिकोमीटर। इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है तो 1, डबल बॉन्ड है तो 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3। यहाँ पर हमने क्या देखा, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका देखिए तो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, या बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम। इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अब अगला पॉइंट देखिए एक कि इफ़ बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी जीरो, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वह मॉलिक्यूल अस्तित्व में ही नहीं होगा, वह नहीं पाया जाएगा वह अणु, यदि बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है तब। अब बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, इसको देख लेते हैं ज़रा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है NB माइनस Na/2, जो यहाँ पर लिखा हुआ है NB। अब यह NB क्या है इसको देख लेते हैं। तो NB देखिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO,
BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे। इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इसको कहते हैं ABMO को कहते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो यही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाई 2 हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास है, तो O2 एक मॉलिक्यूल है। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़ते आ रहे थे 1s2 2s2 2, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का, यानी कि एटॉमिक मतलब एटम का जो है ना हम निकालते थे, लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जो है ये है O2 का एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो किस थ्योरी से, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT से लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन को ही सजाना है ना। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में कितना, 2 गुने 8 यानी कितना 16 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो इसका जो क्रम है, इसका जो ऑर्डर है वह इस तरह से है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसका विशेष रूप से जो है ना डिस्कशन होगा, इसी चैप्टर में है आगे। देखिए इसको कैसे हम सजाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल का अगर लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं 1s2 2s2 ऐसे करके, लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, जिस दोनों का एनर्जी लगभग बराबर है, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। यही जो स्टार वाला है जितना ना, वही ABMO है, अब बिना स्टार वाला क्या है, BMO है। अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाया गया है, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि दोनों का एनर्जी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, कितना 15 और 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, NB। तो देखिए तो NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बिना स्टार वाला को BMO कहते, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। Na की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितना स्टार वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन को गिनती कीजिए, 2 2 4 5 6 हो गया। अब हमें क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है, NB माइनस Na/2। तो यहाँ से देखिए तो NB है कितना 10, Na कितना है 6/2 यानी 4/2, यानी कि कितना कट करके कितना हो जाएगा 2, यानी 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2। तो ऑक्सीजन के मतलब O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है कितना 2, तो इसलिए डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच। उसी तरह से नाइट्रोजन के लिए आप निकालेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें N और N ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये सब MOT में हम लोग पूर्ण रूप से उसका डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके बॉन्ड ऑर्डर को हमने समझाया आपको। अब अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉन्ड का, वो क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है। यह है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा की मात्रा है। यह क्या है, ऊर्जा की मात्रा, रिलीज्ड उत्सर्जित, जो ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित होती है कब, तो व्हेन जब 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जब 1 मोल सहसंयोजक आबंध, 1 मोल सहसंयोजक आबंध बनता है, इज फॉर्म्ड बनता है, जब 1 मोल सहसंयोजक आबंध बनता है तब उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी, क्या कहलाती है, बॉन्ड इंथैल्पी कहलाती है। इसका मतलब क्या, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उत्सर्जित होती है। अब यहीं पर देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इसी से रिलेटेड, यानी बॉन्ड बनने में एनर्जी का रिलीज हुआ तब यह अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी कहलाई। लेकिन बॉन्ड को तोड़ने में, अगर H के बीच में बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आवश्यकता होगी एनर्जी की। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने वाली इंथैल्पी की बात करेंगे तो यह भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की मात्रा है, लेकिन यह भी ऊर्जा की मात्रा है, लेकिन कैसा, रिक्वायर्ड, आवश्यक क्या करने के लिए, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए किसको, तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल आबंध को, 1 मोल आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के बॉन्ड को, सो एज इस प्रकार की टू सेपरेट द बॉन्डेड एटम्स, आबंधित परमाणुओं को, इस प्रकार की आबंधित परमाणुओं को अलग किया जा सके, आबंधित परमाणुओं को अलग अलग किया जा सके, अलग अलग
किया जा सके इन द गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। बस हम यहाँ पर ये समझेंगे, ठीक है ना, कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक मोल बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो याद रखना है, एक मोल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो तो रिलीज और डिसोसिएशन हो तो रिक्वायर्ड, बस यही बात है। देखिए अब द बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये जो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में वह सेम होता है, बराबर होता है, एंड अपोजिट इन साइन, लेकिन चिन्ह में जो है अपोजिट होता है। यानी कि -200 किलो जूल पर मोल अगर जो है एनर्जी रिलीज हुआ है बॉन्ड के बनने में, तो 200 किलो जूल पर मोल जो है आवश्यक होगा उसी बॉन्ड को तोड़ने में। तो एक मोल बॉन्ड को बनने में अगर 200 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में 200 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड होगा, आवश्यक होगी। यही बात यहाँ पर लिखा गया था। इसमें केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा, अपोजिट होगा, विपरीत होगा, बाद बाकी मात्रा में मैग्नीट्यूड में वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिटरमाइंड बाय थर्मल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। थर्मल मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसको निर्धारित किया जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कैसे निर्धारित किया जाता है, देखिए इज डिटरमाइंड यानी कि निर्धारित किया जाता है, कैसे, बाय थर्मल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड द्वारा। अब देखिए एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो जैसे देखिए सिंगल सिंगल, डबल, फिर ट्रिपल है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो ये मजबूत बॉन्ड तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर कम, इसका मतलब कमज़ोर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। सही बात है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज किया, जितना ज़्यादा यहाँ पर रहेगा बॉन्ड की संख्या वो उतना, बॉन्ड की संख्या ज़्यादा तो वहाँ पर उसका बॉन्ड लेंथ कितना छोटा, जैसे इसका 120 पिकोमीटर है, इसका 133 है, इसका 154 पिकोमीटर है, सब तो पीछे देख चुके हैं ना। तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा यानी मजबूत बॉन्ड, यानी उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। इसलिए इस पॉइंट को लिखा गया बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो इंक्रीजेज एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। अब है एक फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होती है वो ओवरलैपिंग से, ठीक है ना, तो उसमें ओवरलैपिंग की क्या मात्रा है, कितना हद तक वो ओवरलैप्ड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जैसे देखिए ना यहीं पर जो है ना, अगर ये ऐसे ये पी ऑर्बिटल है तो ये दूसरा पी ऑर्बिटल, यही ओवरलैपिंग कहलाता है। एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ कितना मर्ज किया हुआ है, कितना धंसा हुआ है, उसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। तो वही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यानी ओवरलैपिंग की मात्रा, और उसके बाद से बॉन्ड ऑर्डर। तो ये चार जो फैक्टर्स है जो बॉन्ड एंथैल्पी को प्रभावित करता है मुख्य रूप से।